हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परसिस्टेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 12 सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले मैथ्स कंप्लीट रिवीजन बैच के सेट नंबर 1 से 11 कंप्लीट हो चुके हैं। इस सेट की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द परसिस्टेंट ऑफिशियल पर अपलोड कर दी गई है। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जहां से जाके आप लोग डाउनलोड करिएगा पीडीएफ को और अपने आप से क्वेश्चंस को करने का ट्राई करिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को इस वीडियो के किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट आ रहा है कहीं पर भी, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, या तो आप लोग हमारे डिस्कशन ग्रुप पे जुड़ के आप लोग वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। द परसिस्टेंट ऑफिशियल का एक डिस्कशन ग्रुप है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। वहाँ से जाके आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा जो भी कोई प्रॉब्लम हो। अगर हम लोगों का लगेगा कि कोई इशू जेन्यून है तो उसका एक शॉर्ट वीडियो बना के हम लोग वहाँ पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत भार 58 किलोग्राम है। उनमें से 6 छात्र जिनका औसत भार 45 किलोग्राम है कक्षा छोड़कर चले जाते हैं, और अन्य 6 छात्र जिनका औसत भार 54 किलोग्राम है कक्षा में शामिल हो जाते हैं। कक्षा का नया औसत क्या है? या तो आप बेसिक से करिए या तो डायरेक्ट करिए। बेसिक से अगर करना है तो कैसे करेंगे? 50 छात्रों का औसत 58 है, ये टोटल आ गई वैल्यू किलोग्राम में। उनमें से 6 छात्र जिनका औसत भार 45 किलोग्राम है कक्षा छोड़कर चले जाते हैं, माइनस हो गया इनसे 6 छात्र जिनके 45 किलोग्राम वजन है, इतना टोटल वजन उससे कम हो गया, प्लस आए कितने, और अन्य 6 छात्र जिनका औसत भार 54 किलोग्राम है कक्षा में शामिल हो जाते हैं। तो 6 छात्र जिनका औसत वजन 54 किलोग्राम है, इतना टोटल शामिल हो गया। और कक्षा में फिर पूछा है शामिल हो जाते हैं, कक्षा का नया औसत वजन क्या है? मतलब इस टोटल के अपान पे कितने नए छात्र हैं, क्योंकि 6 गए थे और 6 नए आ गए थे, तो अभी भी 50 रहेगा। इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ये नया औसत आ जाएगा। या तो आप डायरेक्ट देखिए, 50 छात्रों का औसत वजन 58 किलोग्राम है। क्वेश्चन ने आगे बोला 6 छात्र जिनका औसत भार 45 किलोग्राम है कक्षा छोड़कर चले जाते हैं, माइनस कितने हो गए? 6 छात्र जिनका 45 किलोग्राम का वजन है। और आगे बोला अन्य 6 छात्र जिनका औसत भार 54 किलोग्राम है कक्षा में शामिल हो जाते हैं। 6 छात्र प्लस हो जाते हैं जिनका वजन 54 किलोग्राम है। इनका डिफरेंस कितने का आया? 9 गुणे 6 का डिफरेंस आ गया। अब आगे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कक्षा का नया औसत वजन क्या है? तो यहां से कितना डिफरेंस आया? प्लस का 54 का। 54 जो अपना एक्स्ट्रा भार आ गया वह 50 छात्रों में बटेगा, तो 54/50 कर दिया प्रत्येक छात्र का, या औसत मालूम चल जाएगा कितने का इंक्रीमेंट होगा, तो 1.08 आ गया, इतने का इंक्रीमेंट होगा। और पुराना अपना एवरेज कितना था? 58। 58 में हम लोग जोड़ देते हैं 1.08, कितना आ गया? 59.08। ये अपना करेक्ट आंसर हो गया, ए ऑप्शन। आप लोग बेसिक से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट वाले में ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दो घोलों में रम और सोडा का अनुपात क्रमशः 2:3 और 3:2 है। इन घोलों के 1:4 के अनुपात में मिश्रित किया गया, परिणामी घोल में रम और सोडा का अनुपात क्या होगा? रम और सोडा हमने लिख लिया, किस अनुपात में थे? 2:3 के अनुपात में। और दूसरे घोल में कितना था? 3:2 के अनुपात में। इनको मिलाना किस अनुपात में? 1:4 में। तो इनका इनका योग कितना आया? 5। इनका इनका योग कितना आया? 5, मतलब इक्वल है। इक्वल है, 5 5 कैंसिल हो गए। अब दोनों इक्वल आ गए, तो पहले वाले को 1 यूनिट से दूसरे की 4 यूनिट डालनी थी। 1:4 के अनुपात में मिश्रित करना था। अब 1 और 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशियो पे, 2:3 आ गया पहले घोल का, दूसरे का आ गया 12 और 8। योग करते हैं, कितना आएगा टोटल? रम का आ गया 14 और सोडा का आ गया 11। 14 और 11 के अनुपात में परिणामी घोल आ जाएगा। 2 का बी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 50% और 75% से बढ़ाएगी। मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। तो हम लोग इसको रेशियो से सॉल्व करते हैं। कैसे? एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 50% बढ़ गई है, तो त्रिज्या कितनी बढ़ी? 50%। अगर पुरानी त्रिज्या, पहले तो फार्मूला क्या होता है सिलेंडर का आयतन का? आयतन पूछा था, तो सिलेंडर के आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच।
पाई से कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। आर स्क्वायर एच पे वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर एच पे प्रभाव डालेगा। अब इसको चेक करते हैं। आर अगर अपना पुराना 2 था तो नया 3 हो गया। ये अपना ओल्ड वाला है, ओल्ड आयतन, ये अपना न्यू आयतन है। अगर पुराना आर 2 है तो नया 3 हो गया। और आर स्क्वायर पे प्रभाव डालता है तो फिर दोबारा 3/2 हो गया। और एच पे क्या क्वेश्चन ने बोला है 75% से बढ़ाई गई। अगर पुरानी अपनी 4 होगी तो नई अपनी 7 हो गई। तो ओल्ड और न्यू का रेशियो कितना आ गया? 7 त्रिक 21 त्रिक 63 बटे 4 दूना 8 दूना 16। नया अपना 63 आ गया यूनिट और पुराना अपना 16 यूनिट। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा? मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मूल आयतन अपना 16 था और पूरा नया कितना आया? 63 इंटू 100 कर देंगे, कितना आएगा? 1600/63। 1600/63 को जब सॉल्व करेंगे तो 6 दूनाई 12 और 6 दूनाई 12, फिर बचेगा 5 आ जाएगा, 25 पॉइंट कुछ आएगा। तो अपना करेक्ट आंसर डी हो गया। इस तरीके से सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करना है। 40 के वर्ग का तो 40 गुणे 40 हो गया, के 40% का तो इसका 40/100 कर देते हैं। का की जगह गुणा लगा दिया। चौथाई भाग मतलब 1/4 चाहिए। 0 0 ये कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 160 आ गया। करेक्ट आंसर अपना सी, 4 का सी। नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक घर 5 लाख में खरीद कर किराए पर दे दिया। यह प्रतिवर्ष कुल किराए का 12.5% मरम्मत आदि के लिए रखता है तथा 1660 प्रतिवर्ष ग्रह कर देता है। होम टैक्स दे देता है 1660 रुपए प्रतिवर्ष। ठीक है, इस प्रकार उसे प्रतिवर्ष अपनी लागत का 10% धन मिलता है। लागत का 10% धन मिलता है तो मतलब 5 लाख रुपए की लागत थी उसकी, उसका 10% उसे ब्याज के रूप में मिलता है। उसे प्रतिवर्ष अपनी लागत का 10% धन मिलता है। तो 10/100 कर देंगे, कितना आएगा? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये का उसका प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन ने बोला है 10% मिलता है, लेकिन आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है? यह प्रतिवर्ष कुल किराए का 12.5% मरम्मत के लिए रखता है। तो अगर हमने मान लिया कुल किराया अगर यक्स था तो यक्स का 7/8 बचेगा ना, क्योंकि 12.5% मरम्मत आदि में खर्च कर दिया। तो बचेगा कितना? 87.5। 87.5 7/8 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, इतना उसका बचेगा। फिर आगे क्वेश्चन ने बोला है 1660 रुपये प्रति वर्ष गृह कर के लिए दे देता है होम टैक्स। तो इसमें किराए पर जितना बचा उसमें भी 1660 और माइनस कर देंगे। इसकी वैल्यू 50,000 के बराबर आ गई क्योंकि इसका टोटल प्रॉफिट 50,000 हुआ है। सॉल्व करते हैं। 7x 1660 उधर लेके जाएंगे, 7x/8 बराबर, इसमें घटाएंगे, जोड़ देंगे 5100, 6 0 आ गया, 51,660। 7 से काटते हैं, 7 7 49, 3 8 0 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 59,040। ये अपना आ गया उसका पूरे वर्ष का। तो अगर मंथ का पूछा है अपन 12 कर देंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 12 चौक 48, 9 2 0, 4920 उसका मासिक किराया आ गया। 5 का सी। नेक्स्ट देखते हैं। किसी परीक्षा में मोहित को अधिकतम अंकों का 60% मिलता है जो पास होने के अंकों से 45 अंक अधिक है। यदि पास होने के अंक 45% हो तो परीक्षा का अधिकतम। तो जो 60% उसको अंक मिले हैं और 45% पास होने के लिए चाहिए, तो जब 60% उसके अंक आए थे तो वह अपने पास अंकों से 45 ज़्यादा अंक लेके आया था। तो हमारे अकॉर्डिंग कितने का डिफरेंस आया? 15% का। 15% की वैल्यू 45 है तो 100% की निकालें। अधिकतम अंक पूछा था, 100 की वैल्यू निकाल लें, 15 की वैल्यू 45 दी है, कितना आ गया? 300। ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। सती और रथिन ने 6:5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे का निवेश किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ 7:10 के अनुपात में सती और रथिन के बीच साझा किया गया तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया? सती मान लिया, रथिन मान लिया।
अब 6 और 5 के अनुपात में उनका इन्वेस्टमेंट था। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। इन्वेस्टमेंट 6:5 के अनुपात में था। अब आगे क्वेश्चन ने बोला लेकिन कुछ महीनों के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। तो सती हमें नहीं मालूम कितने महीने तक उसने निवेश किया होगा, तो मान लिया x महीने तक। और रथिन ने अपने पूरे 12 महीनों के लिए निवेश किया होगा, क्योंकि 1 वर्ष की बात की है। यदि 12 महीने के अंत में इसका रेशियो कितना आ गया, x/10। ये आ गया इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। और प्रॉफिट क्या दिया है, 7:10 में। यह इक्वल होता है ना 7:10 के। प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम होता है। तो x/10 बराबर 7/10। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। मतलब कि 7 महीने तक सती ने निवेश किया होगा अपना धन। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया। अगर 7 महीने तक सती ने निवेश किया था, तो 7 महीने तक रथिन तो अपना टोटल 12 महीने तक निवेश कर रहा था। 7 महीने तक सती ने निवेश किया है, तो बच्चे 5 महीने ही तो अकेले रथिन ने निवेश किया होगा। तो 5 अपना करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी, 7 का बी। नेक्स्ट देखते हैं। 2 बाइक 20 kmph और 18 kmph की गति से चलते हुए एक ही स्थान से शुरू करके एक ही गंतव्य पर पहुंचते हैं। यदि एक बाइक दूसरी बाइक से 15 मिनट अधिक लेता है तो दूरी ज्ञात करनी है। एक ही गंतव्य पर पहुंचते हैं एक ही स्थान से शुरू करके, मतलब डिस्टेंस अपनी कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस अपनी कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस पे क्या बोला है, 20 किलोमीटर पर आवर और 18 किलोमीटर पर आवर। तो 20 और 18 का स्पीड का रेशियो है। देखते हैं 10 और 9 का रेशियो आ गया। तो टाइम का रेशियो कितना आएगा, 9:10 अपोजिट होता है। अब क्वेश्चन ने बोला दूसरी बाइक से 15 मिनट अधिक लेता है। एक बाइक दूसरी बाइक से 15 मिनट अधिक लेता है। हमारे अकॉर्डिंग 1 का डिफरेंस है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 मिनट का है। आगे क्या पूछा है, तो दूरी ज्ञात करनी है। या तो 15 से इस वाले से निकाल लें दूरी, या तो इस वाले से दूरी निकाल लें। तो पहले वाले से निकालते हैं। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 135। 135 मिनट चली होगी बाइक ए, कितने की स्पीड से, 20 की स्पीड से। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड अपनी 20 है, टाइम कितना लगा 135। ये मिनट में है तो इसको घंटे पे हम लोग चेंज कर लेते हैं। 20 63 3 चौको 12 3 15 45 किलोमीटर अपना बी करेक्ट आंसर आ गया, 8 का बी। नेक्स्ट देखते हैं। यदि 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा करते हैं। 10 नलिकाओं का सीपी बराबर है 5 नलिकाओं के एसपी के। तो सीपी बाई एसपी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो 1 का लाभ हुआ है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, लेन देन में लाभ प्रतिशत निकालना है। तो 1 का लाभ हुआ है, सीपी अपना कितना था, 1 × 100 कितना आ गया, 100% आ गई वैल्यू इसकी। 9 का बी, 100% का लाभ हो गया उसको। नेक्स्ट देखते हैं। पुरुषों और महिलाओं के एक संयुक्त समूह की औसत उम्र 25 वर्ष है। अगर पुरुषों के समूह की औसत उम्र 26 वर्ष है और महिलाओं के समूह की औसत उम्र 21 वर्ष है, तो संयुक्त समूह में पुरुषों की प्रतिशत ज्ञात करनी है। पहले रिजल्टेंट दिया है दोनों का मिला के, यहाँ पे पुरुष का दिया है, यहाँ पे महिला का दिया है, तो इस पे आसानी से एलिगेशन लग जाएगा। तो पुरुषों का मान लिया, मेल वाला इधर लिख लिया 26 औसत, फीमेल का आ गया 21, और रिजल्टेंट अपना कितना आया था, दोनों को मिला के 25। एलिगेशन लगा देते हैं। 26 में 25 घटाएंगे कितना आएगा, 1, और 25 में 21 घटाएंगे कितना आएगा, 4। 4:1 के अनुपात में मेल और फीमेल रहे होंगे। तो क्वेश्चन ने पूछा तो संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत क्या है। पुरुष कितने हैं अपने, 4, कितने पे, टोटल 4 1 5 पे, इंटू 100 कितना आ गया, 80%। 10 का सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। 2016 में तब्बू की मासिक आय 18,000 रुपये। 2017 में तब्बू की मासिक आय में पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि हो गई है, और वह इसके 30% को अपना ऋण चुकाने के लिए खर्च करता है। 2017 में अपने ऋण को चुकाने के लिए वह कितना खर्च करता है। तो पहले 2016 में तब्बू की मासिक आय कितनी थी, 18,000। 18,000 लिख लिया। अब 2017 में तब्बू की वार्षिक आय में पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि हो गई। तो ये तो अपना पहले 18,000 मासिक आय थी ना, तो इसको पहले वार्षिक बना लेते हैं, 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं।
अब आगे क्वेश्चन ने बोला 15% की वृद्धि हो जाती है, तो 15% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 115/100। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, और वह इसके 30% को अपना ऋण चुकाने के लिए खर्च करता है। और आंसर में भी पूछा है कि अपने ऋण को चुकाने के लिए वो कितना खर्च करता है, तो 30% अगर इसका ऋण चुकाने के लिए खर्च करता है तो इसके 30% की वैल्यू हम लोग निकाल लें, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 जीरो ऊपर 4 जीरो नीचे कैंसिल हो गए। 115 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3×15 एक 80, और 33 एक 34। यहाँ पे 12×8 = 96, 9 80, 12×9 12 और 9 216, 216 और 345 आ गए। मल्टीप्लाई करते हैं, 5×31 3 80, 5×9 5 3 8, 5 दूना 10, 4 से करते हैं, 4×6 24 2 80, 4×1 4 2 6, 4 दूना 8, 3 से करते हैं, 3×6 18 1 80, और 3×1 3 1 4, और 3 दूना 6। इसका योग करते हैं, 0 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, यहाँ पे 6 था, 0 2 5 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया। 74,520 रुपए उसने ऋण के रूप में चुकाए होंगे। 11 का डी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। एक हेलीकॉप्टर 6 घंटे में 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक निश्चित दूरी तय करता है। वही दूरी 3/1/3 घंटे में तय करने के लिए उसे कितनी रफ्तार से यात्रा करनी होगी। तो दूरी बराबर दूरी कर देते हैं, दूरी बराबर दूरी कर दें तो पहले दूरी कितनी आई, 6 घंटे में 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 × 180 इतनी दूरी आ गई। दूसरी बार 3/1/3 मतलब 3 × 9 1 10/3 घंटे में कितनी दूरी कितनी स्पीड से चलना होगा, मान लिया x की स्पीड से चलना होगा। भाग देते हैं, 6×3 18 × 18 बराबर x के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 के स्क्वायर 324, 324 के एमपीएच आ गई उसकी स्पीड। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। मान जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है वह है। खुद के 7% से मतलब 93% की वैल्यू क्वेश्चन ने दी है 1.86, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, इसका 2 गुना है तो 2 आ गई। या तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं, जैसे यक्स का 7% प्लस 1.86 बराबर है एक्स के। सॉल्व करते हैं, 7x प्लस 186 बराबर 100x, 93x की वैल्यू 186, x की वैल्यू 2। या तो आप ऐसे सॉल्व कर लें, 13 का ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। एक केक का 3/5 हिस्सा 45% लाभ पर बेचा जाता है और केक का 1/3 हिस्सा 18% लाभ पर और इसका शेष हिस्सा 15% लाभ पर। अगर कुल मिलाकर 272 रुपए का लाभ होता है तो केक का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो पहले 3/5 हिस्सा बिक रहा था, फिर 1/3 हिस्सा बिक रहा था, तो 5 और 3 का एलसीएम हमने 15 मान लिया। टोटल केक की वैल्यू हमने 15 मान ली। अब 15 का 3/5 हिस्सा, पूरा केक हमने 15 मान लिया, तो 15 का 3/5 हिस्सा 45% लाभ पर, 3/5 निकालते हैं 9 आ गया, 9 को 45% लाभ पर बेचा है। आगे क्वेश्चन ने बोला है इसका 1/3 हिस्सा मतलब 5, 5 को कितने बेचा है, प्लस 18% पे। आगे क्वेश्चन ने बोला है और इसका शेष 15% लाभ पर, शेष कितना होगा, 9 5 14 हो गया, तो एक बचा, एक हिस्सा बचा। एक हिस्से को कितने परसेंट लाभ पर, 15% लाभ पर बेचा है। तो टोटल हम लोग लाभ निकाल लें, 45 × 9 करेंगे कितना आएगा, 405। 405% यहाँ से आ गया, 18×5 90% यहाँ से आ गया, 15% यहाँ से आ गया। इनको टोटल करके जितनी अपनी वैल्यू थी केक की उससे डिवाइड कर देते हैं, 9 5 14 15 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा 405 और 90 495, 510 आ गया। 510/15% वैल्यू कितनी आ गई, 34%। 15 × 45, 15 × 60, 34%। अब क्वेश्चन ने बोला हमारे अकॉर्डिंग 34% का प्रॉफिट हुआ है उसे, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 272 रुपए का लाभ हुआ है, तो केक का लागत मूल्य निकालना है। तो हमें हमारे अकॉर्डिंग 34% का प्रॉफिट हुआ है, तो 34% की वैल्यू क्वेश्चन ने 272 दी है, तो हम लोग 100% की वैल्यू निकाल लें। तो जो पूछा गया ऊपर बताया गया नीचे इंटू वैल्यू 272 कितने बार जाएगा,
8 बार 800 रुपये उसका करेक्ट आंसर आ गया। के की वैल्यू 14 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। यदि कोई व्यक्ति सामान्य गति से 1 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक गति से चलता है तो वह 1 घंटे कम में गंतव्य तक पहुंच जाएगा। यदि गति को 50% कम कर देता है, मतलब स्पीड में रेशियो क्या आ रहा है, अगर पहले 2 थी तो बाद में 1 हो गई, तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में उसे 5 घंटे अधिक लगते हैं। सेम डिस्टेंस है तो स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये 1 और 2 के अनुपात में आ गया। 5 घंटे अधिक लगते हैं तो मतलब 1 की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई और 2 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। अब क्वेश्चन ने बोला प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य तक की दूरी ज्ञात करें, तो या तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, या इसे मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड और इसका रेशियो तब भी 10 आएगा, मतलब 10 के मल्टीपल पे अपना आंसर आएगा। तो 15 का सी अपना करेक्ट हो जाएगा। और बेसिक से अगर इसको सॉल्व करें तो बहुत लंबा जाएगा, ऐसे मल्टीपल से सॉल्व कर लेंगे कि कौन से मल्टीपल से आंसर अपना आ रहा है तो सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा बेसिक पे जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है? 5/3 3/5 से 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है? तो पहले इसको घटा लेते हैं। 5 15 आ गया, 25 आ गया, -9 आ गया, मतलब 16/15 आ गया। ये तो इतना अधिक है, लेकिन 3/5 से पूछा है तो अपॉन 3/5 कर देते हैं। कितना आ गया? 5 तो 15, 16/9, 16/9 इंटू 100 कर देंगे, इतने परसेंट उसका आ जाएगा। कितना आएगा? 9 का नाम 9, 7 0 963, फिर 7 0 963, ऐसे 7 7 चलते जाएंगे, 177.7% उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 16 का ए। नेक्स्ट देखते हैं। एक धनराशि 20 दिनों के लिए ए की मजदूरी का भुगतान करने के लिए या 30 दिनों के लिए बी की मजदूरी का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। मतलब 20 दिनों के लिए ए की मजदूरी बराबर है 30 दिनों के भुगतान के लिए बी की मजदूरी के। तो ए और बी का रेशियो नहीं मालूम चल जाएगा, 3/2। अब क्वेश्चन ने पूछा है यह धन दोनों के कितने दिनों के भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। तो अगर हम पहले पे ए की वैल्यू रख दें तो 60 आ गई, 20 23 60, और दोनों को मिलाकर 3 2 5 भाग दे दिया 12, करेक्ट आंसर आ गया अपना 12 दिन, 17 का बी। नेक्स्ट देखते हैं। सुधा ने 80 रुपए में एक किताब खरीदी, फिर 90 रुपए में राधा को बेच दी। तो सुधा 80 रुपए में एक किताब खरीद रही थी, फिर 90 रुपए में राधा को बेची है। राधा को कितने में बेची है? 90 रुपए में, मतलब इसे प्लस 10 रुपए का लाभ हो गया सुधा को अभी तक। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है? सुधा ने राधा को वापस 100 रुपए में खरीदा है, तो सुधा ने फिर इसे कितने रुपए में खरीदा है? 100 रुपए में, प्लस 10 इसको प्रॉफिट हो गया राधा को। पहले 10 रुपए का प्रॉफिट सुधा को हुआ, फिर 10 रुपए का प्रॉफिट राधा को हुआ, तो सुधा के लिए नुकसान का प्रतिशत निकालना है। तो जब सुधा ने राधा को बेचा था तो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन जब राधा से खरीदा है तो 100 की वैल्यू की खरीदी है वही चीज, और बेची थी 90 की। 80 + 90, 80 + 10, 90 की बेची थी, तो 10 रुपए का उसका नुकसान हो गया। और उसका सीपी कितना था? 80 × 100, 100/8, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू 12.5 होती है, परसेंटेज पे 12.5 होती है, 18 का बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदों में फिर से डाला जाता है। इन नई गेंदों में से 2 का व्यास 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तीसरी गेंद का व्यास निकालना है। तो पहले गोले का आयतन क्या होता है? क्योंकि पिघलाकर नई गेंदें बनाया गया, मतलब आयतन दोनों के बराबर होंगे, तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 πr3। अब पहले बड़े वाले का देखते हैं। 4/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है? अगर 6 सेंटीमीटर व्यास है तो 3 आ गई, 3 का होल क्यूब आ गया, बराबर है किसके? 4/3 पाई। पहले वाले का देखते हैं कितना है? 3 सेंटीमीटर का पहले का व्यास है, तो इसकी त्रिज्या हाफ हो जाएगी, 3/2 का होल क्यूब आ जाएगा, πr3 हो गया, 4/3 πr3 हो गया, प्लस दूसरे का 4/3 पाई
और उसका व्यास कितने का है, 4 सेंटीमीटर का है, तो हाफ हो जाएगा त्रिज्या, 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब आ गया, प्लस तीसरे का हमें आर पता नहीं है तो उस पर आर क्यूब जो कहते हैं लिखा रहते थे, 4/3 पाई आर क्यूब। इससे हमें आर की वैल्यू मालूम चल जाएगी, 4/3 4/3 4/3 पाई सब कैंसिल हो जाएंगे। ये 27 बराबर 27/8 प्लस 8 प्लस पाई आर क्यूब के बराबर, आर क्यूब के बराबर आ जाएगा, क्योंकि पाई पाई कैंसिल हो गए थे सबके। घटाते हैं, 27 में 8 गया, 19 आ गया, 19 माइनस 27/8 बराबर आर क्यूब के आ गया। 19 अट्ठे 152, 152 माइनस 27/8 आर क्यूब की वैल्यू आ गई। 12 में 7 गया 5 और 2 1 125/8 आ गए। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। आर जब त्रिज्या 5/2 है तो व्यास इसका 2 गुना होता है, 5/2 गुणे 2 करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, 5 आ गया उसका व्यास। 19 का ए करेक्ट हो गया। 20 नंबर देखते हैं। शिवाजी और प्रभु की उम्र 11:7 के अनुपात में है। कितने अनुपात में, शिवाजी और प्रभु की 11:7 के अनुपात में। 8 वर्ष बाद प्लस 8 ईयर्स कितनी हो गई, 15:11 के अनुपात में हो गई। तो इस पे डिफरेंस चेक करते हैं, अगर इक्वल आ रहा है तो हमें रेशियो से कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, तो +4 यहाँ से हो रही है और +4 यहाँ से हो रही, इक्वल आ रहा है। 4 यूनिट की वैल्यू 8 ईयर है, तो क्वेश्चन ने क्या पूछा, उनकी उम्र में कितने का अंतर है। उम्र में कितने का अंतर है, 4 यूनिट का ही, और 4 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 8 साल का उनके बीच का अंतर आ जाएगा, 20 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते थे, MP/CP इंटू फ्रैक्शन बराबर SP/CP। MP/CP कितने यहाँ से मालूम चलेगा, MP/CP किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। MP/CP हमें मालूम नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन की वैल्यू जो डिस्काउंट हुआ है वो हमें मालूम है, कितने परसेंट का, 20% का डिस्काउंट हुआ है। 20% का डिस्काउंट हुआ मतलब 80% पे वह वस्तु बिकी है, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4/5 बराबर है कितने के, 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है मतलब अगर CP अपना 100 होगा तो SP 120 हो जाएगा। ये 6/5 आ गया, 5 5 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3। MP/CP की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, यदि दुकानदार छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। छूट नहीं देगा मतलब MP पे बेचना पड़ेगा, मतलब उसे 3 रुपए या 3 यूनिट में बेचना होगा, और 2 यूनिट उसकी खरीद रेट है CP, तो 1 यूनिट का उससे प्रॉफिट हुआ कितने से, 2 से, इंटू 100, 50% अपना करेक्ट आंसर आ गया। 21 का C। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। 55 लीटर मिलावटी दूध में दूध और पानी का अनुपात 7:4 है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 7:6 हो जाए। तो पहले कितना था, 55 लीटर था दूध, और दूध में और पानी का अनुपात कितना है, 7:4 है। अब इसमें कितना पानी मिलाया जाए, हमने मान लिया ये अगर अपना मिल्क है, ये अपना वाटर है, तो हमने मान लिया X यूनिट हमने मिला दिया पानी। अब की अनुपात 7:6 हो जाए, मिल्क और वाटर का अनुपात 7:6 हो जाए, तो मिल्क तो अपना दोनों पे बराबर ही है, तो रेशियो पे हमें कुछ नहीं करना है। 4 से 6 कितना बढ़ा, 2 यूनिट, 2 यूनिट की हमें वैल्यू चाहिए, और क्वेश्चन ने 55 लीटर पूरा दूध बताया था मिलावटी दूध की वैल्यू, तो 55 लीटर कितने की वैल्यू है हमारे अकॉर्डिंग, 11 यूनिट की। 11 यूनिट की वैल्यू 55 है, तो 2 यूनिट की निकाल लेते हैं, 2/11 गुणे 55, 10 लीटर आ गया। 10 लीटर हमें पानी मिलाना पड़ेगा। 22 का D आ गया। नेक्स्ट 23 नंबर। किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है, 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा कर लिया जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं, 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिनों में पूरा कर लिया जाता है, 75 दिनों में समय लिया जाता है, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 42 गुणे 75। बाद में बोला है 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में कितना भाग पूरा कर लिया जाएगा, तो 28 गुणे 90 इतना काम आ गया। सेकंड इक्वेशन से, सेकंड लाइन से अपना कितने भाग हो जाता है, तो 28 गुणे 90 बटे अपने टोटल वर्क 42 गुणे 75। इससे अनुपात से हमें मालूम चल जाएगा, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 14 × 2 = 28, 14 × 3 = 42, 3 × 2 = 6, 4/5 अपना करेक्ट आंसर आ गया। मतलब बाद में 4 यूनिट काम होगा,
टोटल वर्क का, और पहले 5 यूनिट हो रहा होगा टोटल वर्क का, और टोटल वर्क अपना 5 यूनिट है और नया वाला अपना 4 यूनिट है, तो 4/5 अपना करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। एक बैग में 216 रुपए के क्रमशः 2, 3 और 4 के अनुपात में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो हम लोग पहले क्या लिखते हैं, प्राइस। प्राइस कितना है, 100 पैसे, क्योंकि रुपए को पैसे में चेंज करेंगे। फिर 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं। इनकी क्वांटिटी किस अनुपात में है, 2x, 3x और 4x पे है। तो हमारे अकॉर्डिंग की वैल्यू कितनी आ गई, 200x, 150x और 100x। वैल्यू, टोटल वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कितनी आ गई, 450x। 200x और 150x और 100x योग करेंगे 450x आ गए। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 216 रुपए है, हमने यहाँ पे सब वैल्यू पैसे पे रखी है, तो 216 रुपए को भी पैसे में चेंज करना पड़ेगा। तो 216 इंटू 100 कर देंगे, पैसे पे चेंज हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2160/45, 9×45 और 9×2 = 18, 9×4 = 36, 240/5 आ गया। तो 5 को 20, 5×8 = 40। x की वैल्यू 48 आ गई। हमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या मालूम करनी थी, तो ये 4x हमने क्वांटिटी मानी थी। अनुपात अगर 4 पे था तो हमने 4x मान लिया था। तो 4 इंटू x की वैल्यू हम लोग 48 रख दें, कितना आएगा, 192। करेक्ट आंसर अपना सी हो गया, 24 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स थोक में 60,000 रुपये प्रत्येक के हिसाब से प्लाज्मा टीवी खरीदते हैं। हालांकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में एक प्लाज्मा टीवी पर अंकित मूल्य 63,000 रुपये है। तो एमपी कितना है, 63,000 रुपये। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाज्मा टीवी पर कितना प्रतिशत लाभ कमाते हैं अगर वे टीवी को हमेशा अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचते हैं, मतलब एमपी पर बेचेंगे। खरीदने कितने हैं, सीपी की वैल्यू कितनी है, 60,000। खरीदे थे 60,000 में और एमपी 63,000 में बेचे, क्योंकि मैक्सिमम एमपी पूछा है, अधिकतम खुदरा मूल्य, तो 63,000 में ही बेच देना है। तो एसपी अपना, अब एमपी नहीं रह के ये एसपी हो जाएगा। तो एसपी कितना है, 63,000, सीपी 60,000, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 3,000 का। कितने पे, 60,000 पे। सीपी अपना 60,000 था, इंटू 100 कर देंगे, 5% आ गया अपना करेक्ट आंसर, 25 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 3% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों में प्रतिवर्ष ब्याज दर 8% है और 5 वर्ष से अधिक की अवधि में 10%। यदि एक व्यक्ति को 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1,520 रुपये मिलता है, 6 वर्षों के लिए उसकी धनराशि निवेशित थी। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज 3% था, 6 वर्ष में पहले 2 वर्षों के लिए प्लस 3% थी। अब कितने बच्चे, 4 वर्ष बच्चे, पहले 2 वर्ष निकल गए, अब 4 वर्ष के लिए। लेकिन आगे क्या बोला, अगले 3 वर्षों में प्रतिवर्ष 8% थी, तो अगले 3 वर्ष भी हो गए और इनकी 8% मिलती है साधारण ब्याज दर। आगे 3 2 5 ईयर हो गए, 1 साल बचा 6 साल में, तो 1 साल के लिए कितनी लगेगी, 10%। टोटल अपनी परसेंटेज पे चेक कर लेते हैं कि एसआई कितना परसेंटेज मिला। 3 दूना 6% यहाँ से आ गया, 8 त्रिक 24% यहाँ से आ गया, 10% यहाँ से आ गया। तो 24, 36, 10, 40% की वैल्यू हमें मालूम है। क्वेश्चन ने क्या दी है, 1,520 रुपये ब्याज मिला। हमारे अकॉर्डिंग 40% ब्याज मिला है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1,520 मिला है, तो इसकी वैल्यू 1,520 के बराबर कर देते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा तो उसे कितना पैसा जमा किया, मतलब 100% की वैल्यू उसने पूछी है। 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 100 की वैल्यू निकालनी है, 40 की वैल्यू दी है 1,520, 4 से काटेंगे, 4 दूनाई 8, 4 तेई 12, 4 बट 32, 380 आ गया, मतलब 3,800 रुपये उसने पैसा जमा किया होगा। 26 का डी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 8 की वृद्धि के बाद 7, 8, 5 और 11 से विभाजित हो जाती, मतलब 7, 8, 5 और 11 से विभाजित होना चेक करना है। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम कितना आएगा, 40 गुणे 77, 0, 4 7 28 2 80, 4 7 28 2 30, 3,080 आ गया। लेकिन हमारे आंसर जो दिए हैं वो 6,000 के राउंड दिए हैं, हमारी वैल्यू 3,080 है, तो इसका 2 गुना कर लेते हैं, 6,000 के राउंड पहुंच जाएंगे। 16, 6, 6160 आ गई।
क्वेश्चन ने क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 8 की वृद्धि करने के बाद, मतलब आंसर हमारा इससे 8 कम कर देना पड़ेगा। जो हमारी ये वैल्यू आई है इस पे हमें 8 कम करना पड़ेगा तभी आंसर में पहुंचेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कौन सी संख्या 8 की वृद्धि के बाद। तो हम लोग इसमें 8 माइनस कर देते हैं, कितना आएगा, 10 में 8 गया 2, 5, 6152। डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 27 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है। स्थिर जल में मतलब चला रही है तो ये बोट की स्पीड निकल आएगी। बोट की स्पीड कितनी आएगी, 135 दूरी तय कर रही है 7.5 घंटे में। दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 15 ते 45, 15 पना 75 और 15 नहीं है 135, आ गई 18 kmph आ गई बोट की स्पीड। अब आगे क्वेश्चन ने बोला है जब कि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चलाती। धारा के विपरीत मतलब b माइनस यस, अगर यस को हम लोग धारा की गति मान लें तो b माइनस यस बराबर कितना आ जाएगा, 48 किलोमीटर दूरी करती है 4 घंटे में, 12 kmph की आ गई स्पीड। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, पानी की धारा की गति निकालनी है। b की वैल्यू 18 है तो हम लोग 18 इस सेकंड पे पुट कर दें, 18 माइनस यस बराबर 12 है तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 6 kmph धारा की स्पीड रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। 3200 रुपए का 10% वार्षिक प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज 672 रुपए हो जाएगा। तो 3200 रुपए तो अपना मूलधन था, मूलधन प्रिंसिपल था, और 3200 पे अगर 672 जोड़ दें तो अपना मिश्र धन आ जाएगा। तो मिश्र धन कितना आ गया, 3872 रुपए। यह आ गया अपना मिश्र धन। तो मिश्र धन 3872 और प्रिंसिपल का रेशियो ले लेते हैं, फिर अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगी। तो 4 से काटते हैं, 4 नहीं 36, 2 4 छंग 24, 4 बट 32 और 4 800 आ जाएगा नीचे। फिर 4 से काटते हैं, 4 दुनाई 8, 4 चौको 16, 4 दुनाई 8 और 200 आ जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 141 बटे 100 आ जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा था प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज 672 हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला क्या दिख रहा है, 1 to 1 आएगा, 11 का स्क्वायर दिख रहा है, और नीचे वाला कितना, 10 का स्क्वायर लगे हैं तो कितना आ जाएगा, 2 वर्ष में हो जाएगी। अगर यहीं 11/10 का होल क्यूब अनुपात में आता तो 3 साल आ जाते, लेकिन 11/10 का स्क्वायर है तो 2 साल करेक्ट आंसर आएगा अपना। 29 का सी सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। ए और बी का महत्तम समापवर्तक 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता है। तो अगर एचसीएफ अपना 7 है तो जो अपना एलसीएम होगा, एलसीएम में भी 7 छुपा होता है, मतलब आंसर पे 7 का मल्टीपल चेक करना है। 7 का मल्टीपल जो नहीं होगा वही अपना लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता है। तो 14 और 84 को 7 से भाग दे के देखते हैं, 7 दुनाई 14, 7 दुनाई 14 कट जाएगा 7 से। फिर 1358 को चेक करते हैं, 1358 को चेक करते हैं 7 से, 7 एक नाम 7, 7 नहीं 63, 7 चौक 28, ये भी कट जाएगा 7 से। फिर 1687 को चेक करते हैं 7 से, 7 दुनाई 14, 7 चौक 28, 7 एक नाम 7, ये भी कट जाएगा। अब 1586 को चेक करते हैं 7 से काट के, 7 दुनाई 14, 7 दुनाई 14 और ये नहीं कटेगा 7 से, मतलब ये एलसीएम इसका कभी नहीं हो सकता है, 30 का डी। नेक्स्ट, ओके थैंक यू। ये सेट नंबर 12 अपना कंप्लीट हो चुका। हमारे सेट नंबर 1 से 12 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इस सेट में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में अपना इशू रेज कर सकते हैं, या तो हमारे डिस्कशन ग्रुप में आप लोग ज्वाइन होकर वहाँ पर अपना इशू रेज कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे। द परसिस्टेंट ऑफिशियल का डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन करके अपना इशू रेज कर सकते हैं। हम लोग या तो एक शॉर्ट वीडियो पे उसको डिस्कस कर लेंगे या तो मैनुअली वहाँ पर आप लोगों को बता देंगे। अब हमारे एसआई एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डेली रिवाइज करिए, नए नए कॉन्सेप्ट देखिए जिन पे बहुत ज़्यादा रिपीटिशन हो रहा है। हर एग्ज़ाम में, हर यूपीएसआई या हर यूपी पुलिस एग्ज़ाम में जो कॉन्सेप्ट बार बार पूछे जा रहे हैं उनको रिवाइज करना है डेली, वो क्वेश्चन अपने से नहीं गलत होने चाहिए। तो ऐसे करके आप लोग अपनी तैयारी को पूरी परफेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, सेट नंबर 13 में।